एक कॉल पे था, आज रिकॉर्डिंग पहले स्टार्ट कर दिया मैंने। एंड ये वाला जो चैप्टर है ये थोड़ा सा टिपिकल है। चैप्टर नंबर 9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट। टिपिकल इन द सेंस डिफिकल्ट नहीं है, टिपिकल है। ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट बिना टाइम खराब किए मैं सीधे पॉइंट पे आता हूँ। एक्चुअली क्या होता है, एवरी बिजनेस नीड फंड्स। फंड्स क्यों चाहिए बिजनेस को? क्योंकि एक तो उनको चाहिए एसेट्स परचेज करना है, ठीक है, और दूसरा क्या होगा, उनको वर्किंग कैपिटल यानी कि करंट एसेट्स के लिए। एक काम करते हैं ना, इसको ऐसे नहीं लिखते, इसको लिखते हैं कैपिटल। हाँ, बिजनेस को चाहिए कैपिटल, और कैपिटल होगी दो टाइप की, एक होगा फिक्स्ड और दूसरा होगा वर्किंग। नाउ फिक्स्ड कैपिटल मींस क्या हो जाएगा, फिक्स्ड एसेट्स, बिकॉज एवरी बिजनेस नीड्स टू बाय फिक्स्ड एसेट्स। एंड मोरओवर वर्किंग कैपिटल क्या होगा, जिसके अंदर हमको अपने डे टू डे एक्सपेंसेस को मीट करना है। ठीक है, मतलब every business require funds to meet these type of requirements, like buying fixed assets or meeting the day to day expenses। जो आपके रोज के खर्चे होते हैं, आपको उनको मीट आउट करने के लिए पैसों की जरूरत पड़ेगी। तो इन चीजों को मैनेज करना होता है, और इसी को हम बोलते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन समझने में थोड़ा सा क्या इसमें टर्मिनोलॉजी का फर्क पड़ेगा। जस्ट वेट अ सेकंड में एक कॉल आया है। सॉरी फॉर द इंटरप्शन, ये चीजें चलती रहती है यहाँ पे। है ना, वर्किंग आवर्स हमारे कुछ भी फिक्स नहीं है। एनीवे, तो इस चैप्टर को समझने के लिए हमको यहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा कि व्हाट इज एक्चुअली फंड, पैसा क्या होता है। तो असल में बिजनेस को फंड चाहिए कैपिटल के फॉर्म में। ठीक है, फंड चाहिए कैपिटल के फॉर्म में, और ये जो कैपिटल है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, ईदर फिक्स्ड और वर्किंग, या ईदर और हटा देते हैं, फिक्स्ड एंड वर्किंग मिला देते हैं। ओके, तो कितना, नाउ द क्वेश्चन इज हाउ मच कैपिटल। तो फॉर एवरी काइंड ऑफ बिजनेस देयर मे बी डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स। लाइक होटल बिजनेस है आपका, तो आपके पास में फिक्स्ड एसेट्स अलग होंगे। अगर आपका कोई क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो आपके फिक्स्ड रिक्वायरमेंट अलग होंगे। आप स्कूल चला रहे हो, आपके फिक्स रिक्वायरमेंट अलग होंगे। तो एवरी काइंड ऑफ बिजनेस हैज डिफरेंट काइंड ऑफ रिक्वायरमेंट्स। सिमिलरली यहाँ वर्किंग कैपिटल की बात हो रही है, तो वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है वो डे टू डे एक्सपेंसेस आते हैं ना, जैसे रेंट देना है या सैलरी देना है या इलेक्ट्रिसिटी बिल देना है, ये सारे एक्सपेंसेस को अपन ऐड कर लेते हैं। तो ये रोज रोज खर्च करने वाले हैं, तो दीज आर नोन एज वर्किंग कैपिटल। नाउ हाउ टू मैनेज देम, तो यहाँ पर तीन क्वेश्चंस अराइज होते हैं कि हाउ मच फंड्स आर नीडेड, फ्रॉम वेयर we can raise these funds, and how we can return them। मतलब ये हुआ कि हमको कितना पैसा चाहिए, ये पैसा हम कहां से रेज कर सकते हैं, और फिर वापस रिटर्न कैसे करेंगे। यही है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अगर हम इन्हीं चीजों को समझें तो दिस इज व्हाट वी कॉल फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो यानी कि अगर हम अपने बिजनेस की बात कर रहे हैं, तो बिजनेस में हमको ये तीन डिसीजंस लेने होते हैं, और अगर हम इन सबको ढंग से कर पाए तो इन्हीं को हम बोलते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, ये पूरा एक ही है। हाउ मच फंड्स डू वी नीड, फ्रॉम वेयर वी कैन रेज दीज फंड्स, एंड हाउ वी कैन रिटर्न दैम। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है, ये सारा
बिजनेस फाइनेंस का मीनिंग बता दिया जो मैं आपको बता रहा था। अब यहाँ पर एक पॉइंट आता है, इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है ना। ये वाले जो पॉइंट्स हैं, असल में इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। तो क्यों फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट, यू नो व्हाट इज मैनेजमेंट? टू अरेंज द रिसोर्सेज इन सच अ मैनर दैट वी कैन अटेन आवर प्री डिटरमिन्ड गोल्स, है ना। अब इसको ध्यान में रखते हुए आप जस्ट इसको सोचो कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या हो सकता है। मैनेजमेंट ऑफ फंड्स होगा। सबसे पहले द साइज एंड कंपोजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ऑफ बिजनेस। एक बिजनेस के अंदर कौन कौन से फिक्स्ड एसेट्स आ रहे हैं, ठीक है, और वो कितने होंगे। क्योंकि जैसे होटल बिजनेस और क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग दोनों अलग अलग टाइप के फिक्स्ड एसेट्स होंगे। इसके अलावा अगर होटल को भी कंपेयर करें तो एक होटल दूसरे होटल से बड़ा या छोटा हो सकता है। तो होटल के अंदर भी आपके फिक्स्ड एसेट्स की रिक्वायरमेंट अलग अलग होगी, है ना। तो ऐसे बहुत सारी चीजें चलती हैं। मतलब हमारा मेन पर्पस क्या होता है, हम टोटल कितने फिक्स्ड एसेट्स चाहिए और उनकी साइज क्या क्या होगी वो हम कैलकुलेट करेंगे, अपनी रिक्वायरमेंट देखेंगे। सपोज अगर मुझे कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलना है तो मुझे डेस्क और बेंच लगानी है, मुझे बोर्ड लगाना है, मुझे एसी लगाना है, मुझे क्या क्या करना है, वो सब है मेरी रिक्वायरमेंट फिक्स्ड वाली। अब दूसरी चीज यहां पर आ रही है क्वांटम ऑफ करंट एसेट्स एंड इट्स ब्रेकअप इनटू कैश, इन्वेंट्री एंड रिसीवेबल्स। एक पॉइंट है, आप बहुत टाइम से करंट एसेट्स के कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हो, है ना। करंट एसेट्स क्या होते हैं? वो एसेट्स जो कि हमारे पास में डेली रिक्वायरमेंट में रहते हैं, या दे कैन बी रिटर्न ऑफ इन अ ईयर, ऐसे ही होते हैं ना। करंट एसेट्स यानी हम इसको अगर दूसरी लैंग्वेज में बोलें दूसरी लैंग्वेज क्या, दूसरा इसका मीनिंग है वर्किंग कैपिटल। ओके, तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या है? मीटिंग डे टू डे एक्सपेंसेस, ये तो है वर्किंग कैपिटल। करंट एसेट्स क्या है? दोज एसेट्स which can be converted into cash within a year, राइट। यही हो गया करंट एसेट्स। क्या हो गया? वो एसेट्स जो कि एक साल में कैश में कन्वर्ट हो जाता है। और वर्किंग कैपिटल क्या हो गया? मीटिंग डे टू डे एक्सपेंसेस। नाउ एक एग्जांपल लेते हैं। करंट एसेट्स में क्या क्या आएगा? डेटर्स होंगे, स्टॉक होगा, कैश होगा, रिसीवेबल्स और डेटर्स एक ही है एक्चुअली, जिसमें बिल्स रिसीवेबल अपन डाल देते हैं, है ना। स्टॉक यानी इन्वेंट्री हो गया। मैं सोच ही रहा था कि ये गलत हुआ होगा। कैश तो कैश इन हैंड या कैश एट बैंक। अब देखो क्या होता है कि आपको गौर किस बात पे करना है, ध्यान रखना। देखो इधर मैनेजमेंट क्या है, आपको अपने डे टू डे एक्सपेंसेस से मीट करना है, यानी कि वर्किंग कैपिटल से। यानी कि आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट करना है या सैलरी पे करनी है या कोई भी दूसरे खर्चे करने हैं, तो यू विल रिक्वायर कैश, है ना। नाउ द प्रॉब्लम इज यू मे हैव परचेज्ड स्टॉक और यू हैव सोल्ड ऑन क्रेडिट, मींस आपने डेटर्स क्रिएट कर दिए हैं या फिर आपने स्टॉक खरीद के रख लिया है। कुल मिलाकर के आपके पास कैश नहीं है। अब अगर आपके पास में कैश नहीं है तो आप अपने डे टू डे एक्सपेंसेस को मीट कैसे कर पाओगे? नाउ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट is in the scene. You will manage your funds in such a manner कि आपके पास में कैश उतना रहेगा जिससे कि आप अपने डेटर्स, यानी अगर आप डेटर ने आपने बहुत सारे डेटर क्रिएट भी कर लिए, still you will be having money in your hand and you will buy the stock or inventory in such a manner कि आपके हाथ में पैसा रहेगा और आप उसको आराम से यूटिलाइज कर पाओगे। तो ये है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। एक तरफ तो फिक्स एसेट्स और एक तरफ वर्किंग कैपिटल, ठीक है।
फिक्स्ड एसेट्स फर्स्ट वाले पॉइंट में बताया था मैंने आपको, साइज एंड कंपोजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, और दूसरा वाला क्वांटम यानी कि क्वांटिटी ऑफ करंट एसेट्स एंड इट्स ब्रेकअप इनटू कैश, इन्वेंटरी एंड रिसीवेबल्स। जैसे क्वांटम मतलब वो नहीं होता है क्वांटिटी नहीं होता है, क्वांटम मतलब वो पर्टिकुलर डायमेंशन होगा, पर्टिकुलर एरिया होगा, ठीक है ना। कुल मिलाकर के करंट एसेट्स कितने होंगे, ब्रेकअप उसका कैश, इन्वेंट्री और रिसीवेबल्स में कैसा रहेगा, वो अपने को देखना है, वो क्वांटम, ठीक है। एनीवे, नेक्स्ट पॉइंट आता है, ये जो भी आप फंड्स रेज करोगे, आपको सीधे सीधे उसको लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म में रेज करना है। यू कांट रेज एवरी टाइम, मतलब आप पूरा का पूरा लॉन्ग टर्म में नहीं ले पाओगे और पूरा का पूरा शॉर्ट में भी नहीं रख पाओगे। सपोज करो आपने सारा का सारा लॉन्ग टर्म में ले लिया, जस्ट सोचो, अगर आपने सारा का सारा लॉन्ग टर्म में ले लिया तो आपको बहुत सारे इंटरेस्ट पे करने पड़ेंगे, और अगर आपने सारा का सारा शॉर्ट टर्म में ले लिया तो आपके पास से कैश खत्म हो जाएगा, यानी कि यू वोंट बी हैविंग एनी लिक्विडिटी नाउ। तो अपने को क्या करना है, इसी चीज को बैलेंस करना है कि बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म भी नहीं और बहुत ज्यादा शॉर्ट टर्म भी नहीं, ठीक है, ये बैलेंस करना पड़ेगा। यानी हम जब फंड्स रेज करेंगे तो इट शुड नॉट बी मच मोर इन लॉन्ग टर्म, अदरवाइज इंटरेस्ट बहुत ज्यादा जाएगा, और बहुत कम, मतलब शॉर्ट टर्म के अंदर भी अगर ले लिया बहुत ज्यादा फंड्स तो फिर अपने पास में अमाउंट बचेगा ही नहीं पे करने के लिए, कैश ही नहीं बचेगा, लिक्विडिटी खत्म हो जाएगी। तो दिस ऑल्सो वी हैव टू कीप इन माइंड। We are doing financial management, you see, we have to manage the funds। तो अब अगला है, इस लॉन्ग टर्म को हम डेट और इक्विटी में डिवाइड करेंगे। नाउ यू मस्ट बी नोइंग व्हाट आर डेट्स एंड इक्विटीज। डेट मतलब बोरोड फंड है, इक्विटी मतलब ओन्ड फंड है। अब हुआ क्या, आपने सारा का सारा फंड अगर डेट्स में ले लिया तो इंटरेस्ट बर्डन बढ़ जाएगा, कंपनी के पास पेमेंट करने की कैपेसिटी नहीं बचेगी। और अगर आपने बहुत ज्यादा इक्विटी शेयर के थ्रू कर लिया तो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर आपने बहुत ज्यादा इक्विटी शेयर के थ्रू किया तो ओनरशिप डाइल्यूट हो जाएगी। तो लॉन्ग टर्म को अगर हम ब्रेकअप कर रहे हैं तो भी हमको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि डेट और इक्विटी में इसको प्रॉपरली डिवाइड करना है, ठीक है। देन लास्ट आ रहा है ऑल एक्सपेंसेस, सॉरी ऑल आइटम्स इन पी एंड एल अकाउंट। मतलब आप मान लो जैसे इंटरेस्ट, एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन या जो भी तरह के डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, ये सारे के सारे ट्रेडिंग और पी एंड एल अकाउंट के अंदर शो होंगे, है ना। तो जब आपका पी एंड एल अकाउंट में डेबिट साइड बहुत हैवी हो जाएगा तो यू वोंट बी हैविंग गुड प्रॉफिट्स, आपके पास जो प्रॉफिट होंगे ना वो कम हो जाएंगे, समझ में आ रहा है। और जब आपके प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे तो आप आराम से उनको पे कैसे कर पाओगे, यानी कि आप अपने रिटर्न्स कैसे दे पाओगे जो शेयर होल्डर्स हैं उनको। तो ये पॉइंट ये कह रहा है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते टाइम इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट या डेप्रिसिएशन जैसी चीजें इंक्लूड ना हो जाए, अदरवाइज आपका जो प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने में दिक्कत आएगी। ये है पॉइंट। तो ये हुए सारे पॉइंट्स, इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्या मतलब है, हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्यों कर रहे हैं। सबसे पहले हम फिक्स एसेट्स की कैलकुलेशन लगा रहे हैं, फिर हम करंट एसेट्स की कैलकुलेशन लगा रहे हैं, फिर हम लॉन्ग और शॉर्ट टर्म फंड्स, यानी कि हमको कितना लॉन्ग टर्म और कितना शॉर्ट टर्म में रखना है ये देखना है, और इसके बाद में लॉन्ग टर्म जो भी होगा उसको डेट और इक्विटी में ब्रेकअप करना है, एंड फाइनली पी एंड एल अकाउंट, मतलब कि हमको अपने पी एंड एल अकाउंट को भी मेंटेन करना है कि कहीं बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस नहीं शो हो जाए। ये है पॉइंट। नाउ वी आर कमिंग टू ऑब्जेक्टिव। यहाँ लिखा तो है ऑब्जेक्टिव्स, बट हमारा एक ही एम रहता है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो है, दैट इज टू मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स वेल्थ। इसको हम वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कॉन्सेप्ट बोलते हैं, इसको मार्क कर लेना, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, ठीक है ना। हमारा मेन पर्पस क्या है, शेयर होल्डर्स की वेल्थ को इंक्रीज करना। तो दिस इज द ओनली ऑब्जेक्टिव। यहाँ और भी ऑब्जेक्टिव्स लिखे हैं,
उस पे मत उलझना, वो ऑब्जेक्टिव्स आगे फाइनेंशियल डिसीजन के फॉर्म में आ रहे हैं, ठीक है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। अपना मेन पर्पस है शेयर होल्डर की वेल्थ को बढ़ाना। देखो, आपके पास अगर आपको आपकी वेल्थ बतानी है कि आपकी वेल्थ कितनी है, तो वेल्थ कैलकुलेशन कैसे होगा? शेयर्स हेल्ड, यानी आपके पास में कितने हैं, इनटू मार्केट प्राइस ऑफ ईच शेयर। यानी कि अगर आपको आपकी वेल्थ पता लगानी है तो आपके पास कितने शेयर्स हैं। मान लो आपके पास में 10,000 शेयर्स हैं और हर एक की प्राइस जो है वो 100 रुपीज है, यानी आपके पास में कितने हो गए? सीधे सीधे 10 लाख रुपीज। आपकी वेल्थ हो गई 10 लाख। अब सपोज करो कि कंपनी की पॉलिसीज के कारण अब आपके शेयर्स की वैल्यू जो है वो बढ़ के 150 हो गई, तो अब आपके पास में टोटल 15 लाख रुपीज की वेल्थ हो गई। तो पॉइंट क्या है? कंपनी विल ट्राई टू इंक्रीज द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर की वेल्थ बढ़ाने से क्या होगा? शेयर होल्डर खुश होगा। तो कंपनी ने क्या किया है? देखो, शेयर की वैल्यू नहीं बढ़ रही है, सॉरी, शेयर की रेट नहीं बढ़ रही है, आई एम सॉरी, शेयर का नंबर यानी कितने शेयर है वो नहीं बढ़ रहा है, लेकिन शेयर की वैल्यू बढ़ गई। देखो, 100 से 150 पे चला गया, इसीलिए सीधे सीधे आपको 5 लाख का एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है। दिस इज द पॉइंट, ठीक है ना। आपके हाथ में शेयर्स कितने हैं आपको ये देखना है, और उससे आपकी वैल्यू कितनी बढ़ रही है ये देखना है। दिस इज इट, ओके। तो कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू इंक्रीज द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर्स। अब आते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसको हम बोलते हैं फाइनेंसिंग डिसीजंस, फाइनेंशियल, आई एम सॉरी, फाइनेंशियल डिसीजंस। फाइनेंसिंग तो थोड़ा सा और इसका स्पेसिफिक हो जाएगा। फाइनेंशियल डिसीजंस का मीनिंग क्या है? फाइनेंशियल डिसीजंस, इफ यू रिमेंबर, मैंने सबसे पहले आपको बताया था हाउ मच फंड्स डू वी नीड, हमको कैलकुलेट करना है, फ्रॉम वेयर these funds can be raised, और तीसरा हाउ टू रिटर्न। तो ये तीनों चीजें जो बनती है ना, सबसे पहले ये हो जाता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ये दूसरा वाला हो जाता है फाइनेंसिंग डिसीजन, और ये तीसरा वाला बन जाता है डिविडेंड डिसीजन। ये हो गए हमारे तीनों डिसीजंस। फाइनेंशियल डिसीजंस, कितना पैसा चाहिए, वो है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। मेरे को कोई भी बिजनेस शुरू करना है तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन क्या होगा? मुझे पैसा कितना कमाना है, या कमाना नहीं, मुझे कितना पैसा लगाना है। यानी कि मैं कौन कौन से एसेट्स खरीदूंगा, मुझे लैंड और बिल्डिंग में कितना खर्चा करना पड़ेगा, मेरे पास जो भी एसेट्स की रिक्वायरमेंट है वो कितने के होंगे, ठीक है ना। दैट इज नोन एज इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मतलब हो गया टू कैलकुलेट हाउ मेनी फंड्स आर रिक्वायर्ड, हाउ मच फंड्स आर रिक्वायर्ड। अच्छा, इन्वेस्टमेंट डिसीजन लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों हो सकता है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन कैन बी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, और ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो है ये कैपिटल बजटिंग डिसीजन बन जाता है, ठीक है। इसका दूसरा नाम है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन का दूसरा नाम है कैपिटल बजटिंग डिसीजन, ठीक है। और कैपिटल बजटिंग का मतलब क्या हो गया? आप बजट बना रहे हो अपनी कैपिटल का, आपको कितना पैसा एक्चुअली मेंटेन करना पड़ेगा, आपको कितना पैसा वहां पे एक्चुअली रखना पड़ेगा, ये सब है, ठीक है ना। तो हमारे इस कैपिटल बजटिंग डिसीजन को कौन कौन से पॉइंट्स इफेक्ट कर सकते हैं? मतलब हमको ये कैलकुलेट करना है कि कितना पैसा हमारे पास में होना चाहिए, यानी कि जब हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो, लेकिन
उससे हमको कितना रिटर्न मिलेगा पहले ये भी तो देखना पड़ेगा ना। फॉर एग्जाम्पल चलो ऐसे समझते हैं, आई एम हैविंग मनी, ओके, बट मुझे इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है? मैं इन्वेस्ट करूं होटल बिजनेस में या मैं इन्वेस्ट करूं कोचिंग बिजनेस में, है ना? मतलब मुझे पैसा लगाना है, दो दो रास्ते हैं मेरे पास में, या तो वो हो सकता है होटल या फिर वो हो सकता है कोचिंग। तो मैं अब दोनों को कंपेयर कर रहा हूं। तो सबसे पहले क्या आ रहा है, कैश फ्लोज ऑफ द प्रोजेक्ट, यानी कि मुझे कितना पैसा मिल सकता है, यानी जब मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा तो हाउ मच फंड्स कैन आई गेट आउट ऑफ दैट। अब मान लो कि होटल में मैंने लगाया 50 लाख एंड आई एम अर्निंग 5 लाख, 10% है, अच्छा है। तो लेकिन जब मैं इसको कंपेयर करूंगा कोचिंग के साथ, तो कोचिंग में मान लो मैं लगा रहा हूं 10 लाख और मैं कमा रहा हूं 2 लाख, तो ये पता चलेगा रेट ऑफ रिटर्न से कि कौन से वाले प्रोजेक्ट में मुझे रिटर्न ज्यादा मिल रहा है। कैश फ्लोज इज टेलिंग ओनली अबाउट द कैश, कि कितना अमाउंट रिटर्न में आएगा, और रेट ऑफ रिटर्न में हम उसको परसेंटेज वाइज निकाल लेंगे। एंड फाइनली इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व में क्या आ जाएगा, कि जो भी डिसीजन हम ले रहे हैं ना, ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कैलकुलेशन प्रॉपर हो। ऐसा नहीं कि हमने बहुत ज्यादा मतलब, सही बताऊं ना, इसको ऐसे समझना है कि होटल और कोचिंग कंपेरेबल नहीं है। अगर आप इन्वेस्टमेंट ही कर रहे हो तो आप ये कैलकुलेट करो, मतलब आप जो दो इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स देख रहे हो ना, वो दोनों सिमिलर होने चाहिए। अगर वो सिमिलर नहीं है तो दिक्कत आएगी। फॉर एग्जाम्पल, होटल को होटल से ही कंपेयर करो और कोचिंग को कोचिंग से ही कंपेयर करो। हाँ, कोचिंग को स्कूल से कर सकते हो, रेस्टोरेंट को होटल से कर सकते हो। तो कंपैरिजन में आपको क्या है, प्रॉपर कैलकुलेशंस के साथ प्रॉपर रिटर्न्स का पता चल जाएगा। तो पॉइंट क्या है, हम जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन देख रहे हैं, हमको ये पता चलता है कि हमारे पास में कितना रिटर्न आ रहा है, कितने परसेंट से आ रहा है, और बाद में ये भी कैलकुलेट करना हमको कंपेयर करते हुए कि जहां पे इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो कॉमन होने चाहिए, यानी कि वो सिमिलर बिजनेस होने चाहिए। ठीक है ना, वो सिमिलर बिजनेस होने चाहिए, ये पॉइंट्स। देन जो अगला दे रखा है ये है फाइनेंसिंग डिसीजन, मींस हम फंड्स कहां से कलेक्ट करेंगे। तो यहां पर हमारा बेसिक जो पॉइंट रहेगा वो है सोर्सेज। मार्क कर देते हैं, ये है सोर्सेस, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म सोर्सेस। ठीक है, हमको अलग अलग सोर्सेस चूज करने पड़ेंगे जिसमें से हम पता लगाएंगे कि हम कहां से फंड्स रेज कर सकते हैं। जैसे देर आर टू टाइप्स ऑफ फंड्स, बोरोड फंड्स एंड ओन्ड फंड्स। ठीक है, डेट्स एंड इक्विटीज। अब अगर अपन कंपेयर करें तो डेट सस्ता पड़ेगा कि इक्विटी सस्ता पड़ेगा? बहुत सारे लोग डेट्स को और बहुत सारे लोग इक्विटी को सस्ता बताते हैं, बट एक सिंपल सा लॉजिक क्या है, जो डेट्स होते हैं ना उसके ऊपर इंटरेस्ट देते हैं, और वो इंटरेस्ट टैक्स फ्री होता है, उस पर टैक्स नहीं लगता। ठीक है, लेकिन जो इक्विटी पे डिविडेंड देते हैं ना, उस पर टैक्स लगता है। तो ये एक बड़ा टिपिकल पॉइंट है कि डेट्स आर चीपर एज कंपेयर टू इक्विटी। कि अगर हमने डेट्स में बहुत ज्यादा पैसा लगाया, मतलब उठाया है, सॉरी, तो वो हमारे लिए एक तरह से सस्ता है। क्योंकि अगर हमने इक्विटी में लगाया, आई सॉरी, इक्विटी से पैसा लिया है, तो कंपनी को, इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड भी देना है और उस डिविडेंड के ऊपर टैक्स भी देना है। समझ रहे हो? इस कॉन्सेप्ट को हम कैपिटल स्ट्रक्चर वाले पॉइंट में और बेटर कैलकुलेशन के साथ में समझाएंगे आपको। ठीक है, अभी सिर्फ इतना समझ लो कि डेट लेना चाहिए या इक्विटी लेना चाहिए, बस इन दोनों पॉइंट्स पे हम डिस्कस करने वाले हैं, इधर डेट्स और इक्विटीज। तो फैक्टर अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन कैसे, आप अलग अलग सोर्सेज देख रहे हो, हमने सारे ऐसे वाले सोर्सेज जिसके अंदर हमको पैसा देना पड़ेगा, मतलब फिक्स्ड रेट के ऊपर, उनको हमने डेट की कैटेगरी में रख दिया है।
और वो जिनमें हमको ओन्ड फंड्स जो होते हैं, जिसके अंदर हमको रिटर्न केवल डिविडेंड फॉर्म में देना है, उसको हमने इक्विटी नाम रख दिया है। ओके, नाउ वी आर कंपेयरिंग बोथ ऑफ देम अगेंस्ट सेवरल पॉइंट्स। जैसे सबसे पहले आ गया है कॉस्ट। अगर कॉस्ट को कंसीडर करें तो आपको जो भी सोर्स सबसे सस्ता मिले वो लेना चाहिए। इट शुड नॉट बी लाइक कि हमेशा डेट ही होगा या हमेशा इक्विटी ही होगा, लेकिन आपको ये चूज करना है। हो सकता है आप जब लोन लेने जा रहे हो तो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट हो, कुछ ऐसे देसी साहूकार ऐसे दे देते हैं ना बहुत ज्यादा रेट पे, तो इट शुड नॉट बी लाइक दैट। आपको बैंक में अगर सस्ता लोन मिल रहा है तो वो ले लो। अच्छा, बैंक्स में भी अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोन मिलते हैं। हो सकता है किसी बैंक में 7% पे मिल रहा है, किसी पे 8 पे मिल रहा है, तो आप 7 वाले पे जाओ ना। तो सोर्स शुड बी लेस कॉस्टली, दैट्स द पॉइंट। ठीक है। दूसरा पॉइंट, रिस्क। देखो, डेट्स के साथ रिस्क एसोसिएटेड है, तो ये भी कंसीडर करना है कि पता चले आपने डेट्स ले लिए ये सोच के कि आपको चीपर सोर्स मिल रहे हैं, आपको आराम से लोन मिल जाएगा, लेकिन वहीं पर रिस्क भी है डेट्स के साथ में, तो कहीं ऐसा नहीं हो जाए, ये भी देखना है। देन फ्लोटेशन कॉस्ट पे आते हैं। फ्लोटेशन कॉस्ट इज द कॉस्ट फॉर रेजिंग फंड्स। तो फ्लोटेशन कॉस्ट अगर ज्यादा आ रही है, यानी आपको प्रोस्पेक्टस का या अंडर राइटर्स का, ब्रोकर का कमीशन, ये सब बहुत कॉस्टली पड़ रहा हो अगर, तो ऐसे में आपको सीधी सी बात है उस तरफ नहीं जाना चाहिए। देन आएगा कैश फ्लो पोजीशन ऑफ द कंपनी। देखो, अगर कंपनी के कैश फ्लोज अच्छे हैं, कंपनी इज एबल टू अर्न बेटर, तो कंपनी शुड गो फॉर मोर डेट्स। कंपनी अगर ज्यादा अर्न कर रही है तो कंपनी को ज्यादा डेट्स के लिए जाना चाहिए, क्योंकि कंपनी विल बी एबल टू पे मोर। बट साथ में फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट को भी देख लेना, जैसे रेंट या इंश्योरेंस या सैलरीज, ये सब है ना फिक्स्ड एक्सपेंसेस हैं, जो कि हमेशा एज इट इज आने वाले हैं। तो कहीं ऐसा नहीं हो कि कैश फ्लोज के साथ में आपके फिक्स्ड एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा हो जाए और आप उसको आराम से पे ही नहीं कर पाओ, है ना, ये इश्यू हो सकता है। देन आता है कंट्रोल कंसिडरेशन। ये पॉइंट ये कह रहा है कि अगर आपने बहुत ज्यादा इक्विटी शेयर्स इश्यू कर दिए तो यू मे लूज कंट्रोल ओवर द इक्विटी शेयर्स। आप कंट्रोल लूज कर दोगे आपके इक्विटी शेयर्स के ऊपर, है ना। इसको बोलते हैं कंट्रोल कंसिडरेशन। तो यू शुड कंसिडर दिस पॉइंट कि कहीं आपके ऊपर लाइक ये बर्डन तो नहीं आ जाएगा कि आपका कंट्रोल ही बिजनेस से डाइल्यूट हो जाए। एंड फाइनली स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट, जो ये कह रहा है कि जो मार्केट की कंडीशन होगी ना उसके अकॉर्डिंग आपको फंड्स रेज करने चाहिए, मार्केट की कंडीशन के अकॉर्डिंग। अगर मार्केट अप है तो यू शुड गो फॉर मोर इक्विटी, अगर मार्केट डाउन है तो गो फॉर मोर डेट्स। ठीक है ना, क्योंकि इसमें क्या होगा, मार्केट अगर अप होगा तो लोग इजीली आपके इक्विटी शेयर्स खरीद पाएंगे, दे विल हैव मोर ट्रस्ट। बट अगर मार्केट डाउन हो गया तो आप इक्विटी शेयर्स के थ्रू फंड्स रेज नहीं कर पाओगे, तो इन दैट केस आपको जाना पड़ेगा ज्यादा से ज्यादा डेट्स के लिए, मार्केट डाउन हुआ तो। सो दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स रिलेटेड टू फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग यानी कलेक्शन ऑफ फंड्स, आपको आपके फंड्स को कलेक्ट करना है। अब तीसरा पॉइंट जो आता है, थर्ड डिसीजन इज ऑल अबाउट डिविडेंड। डिविडेंड मतलब हो गया हाउ टू रीपे। सी, हम तीनों पॉइंट पे चल रहे हैं, यहीं से शुरू किया था ना, हाउ मच फंड्स आर नीडेड, फ्रॉम वेयर वी कैन रेज देम, एंड हाउ वी कैन रिटर्न, यानी कि हम कितना डिविडेंड दे पाएंगे। तो वी हैव टू कंसीडर दीज थिंग्स ऑल्सो। ओके, अब क्या होता है डिविडेंड डिसीजन में, dividends are actually known as residual decision because they are the last decisions taken by every finance manager. Think yourself as a finance manager, और अब सोच के देखो कि आपको जो भी रिटर्न रिटर्न करना है, यानी आपको पैसा वापस देना है, कैसे दोगे, क्या कंसीडर करोगे। तो सबसे पहले आ रहा है यहाँ पर, I mean, आप जितना भी दोगे ना वो असल में आपको ऐसे देखना है कि
मैं एक कैलकुलेशन दिखाता हूँ, आने वाला तो है ये कैपिटल स्ट्रक्चर में, लेकिन इसको कैसे करते हैं, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस सबसे पहले हमारे पास में रहता है, उसमें से हम इंटरेस्ट लेस कर देते हैं, फिर जो बचता है उसको कहते हैं अर्निंग बिफोर टैक्स। इसके अंदर से हम वापस लेस करेंगे टैक्स, फिर जो बचेगा उसको बोलते हैं अर्निंग आफ्टर टैक्स। और ये जो अर्निंग आफ्टर टैक्स है ना, अब ये ही डिवाइड होगा अपने अलग अलग पार्ट्स में। जैसे एक तो हम रिटेन्ड अर्निंग करेंगे, रिटेन्ड यानी कि वो पैसा जो हम रोक लेंगे, और दूसरा हम पे करेंगे एज डिविडेंड। ओ टी गलत लगा दिया, ओहो गलत, इट शुड बी डी। मैं लोगों को मना करता हूँ। तो डिविडेंड डिसीजन क्या हो गया, वो डिसीजन जिसके थ्रू हम अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड यानी कि रिटर्न्स देने वाले हैं। ठीक है, ये है पॉइंट। तो क्या होता है डिविडेंड डिसीजन में, हम सबसे पहले अपने जितने भी एक्सपेंसेस हैं यानी इंटरेस्ट या दूसरे एक्सपेंसेस उनको लेस कर देंगे, फिर जो बचेगा उसको हम बोलते हैं अर्निंग बिफोर टैक्स। उसमें से टैक्स हटाएंगे तो बचेगा अर्निंग आफ्टर टैक्स। फिर रिटेन अर्निंग और बचाने के बाद में जो भी कुछ बचेगा ना उसको बोलते हैं डिविडेंड। नाउ दिस डिविडेंड इज द डिविडेंड डिसीजन, सिंपल। तो कौन से पॉइंट्स इस डिविडेंड को कम या ज्यादा करेंगे, सबसे पहले अमाउंट ऑफ अर्निंग, ओह गलत ले लिया, अमाउंट ऑफ अर्निंग। अमाउंट ऑफ अर्निंग मतलब जितना ज्यादा अर्न करोगे उतना ही डिविडेंड दे पाओगे, सिंपल सा लॉजिक है। स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स, अगर हमारी अर्निंग स्टेबल होंगी तो भी हम ज्यादा डिविडेंड दे पाएंगे, क्योंकि हमारी अर्निंग हमको बराबर मिल रही है एक ही रेट से। देन आता है स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड्स। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे डिविडेंड्स हम स्टेबल रखेंगे तो हमारा मेन कॉन्सेप्ट क्या रहेगा कि हमारे शेयर होल्डर्स खुश रहेंगे। मेन बात ये है, अगर मान लो कि हमने डिविडेंड को अलग अलग रेट पे दिया, कभी हम डिविडेंड ज्यादा दे रहे हैं, कभी हम डिविडेंड कम दे रहे हैं, तो लोगों का ट्रस्ट हमारे ऊपर से खत्म हो जाएगा, है ना। पॉइंट क्या है कि हमारे ऊपर से बिजनेस का ट्रस्ट, बिजनेस का नहीं, उन लोगों का ट्रस्ट खत्म हो जाएगा। तो हमको इस बात का ध्यान रखना है, हमको ध्यान रखना है कि हमारे डिविडेंड्स हम स्टेबल रेट से रिटर्न करते रहें। ठीक है, देन अगला पॉइंट आता है यहाँ पर ग्रोथ। अगर देखो आपके पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है, यानी आपको ये लग रहा है कि आप ज्यादा से ज्यादा ग्रो करने वाले हो, ग्रो मतलब यू आर अबाउट टू बाय न्यू मशीन्स सपोज, तो आप डिविडेंड कम दोगे और पैसा रिटेन अर्निंग में ज्यादा डालोगे, बिकॉज आपके पास में अपॉर्चुनिटीज है टू बाय मोर एसेट्स। तो सिंपली यू विल keep more money in your hands instead of giving it as a dividend. And then cash flow position आ जाता है कि आपकी अर्निंग तो ज्यादा है, देखो पॉइंट ए जो दिख रहा है इधर लास्ट में और जो डी पॉइंट दिख रहा है यहाँ ऊपर, ये दोनों को कंपेयर करो। आपकी अर्निंग तो हो सकता है ज्यादा हो, मान लो आपने अर्न कर लिया 1 करोड़ रुपीस, लेकिन आपने उसमें से 80% ग्रोथ में लगा दिया, तो कैश फ्लो तो कम हो गए ना। तो सीधी सी बात है डिविडेंड्स भी कम हो जाएंगे क्योंकि कैश फ्लोज कम हो रहे हैं। देन शेयर होल्डर्स प्रेफरेंस। अब आप ये देखो कि आपके शेयर होल्डर्स क्या चाहते हैं, आर दे हैप्पी विद व्हाटएवर दे आर गेटिंग और दे आर डिमांडिंग मोर डिविडेंड्स। तो आपको उसके अकॉर्डिंग उनको डिविडेंड देने पड़ेंगे क्योंकि उनको भी तो खुश रखना है ना। देन टैक्सेशन पॉलिसी क्या चल रही है, यानी कि अगर हम इसको देखें यहाँ पर तो टैक्स रेट क्या चल रहा है, ये वाला जो पॉइंट था, ये जो टैक्स दे रखा है ना, ये कैसा है, अगर ये ज्यादा है तो सीधी सी बात है डिविडेंड कम हो जाएंगे क्योंकि लास्ट में डिविडेंड जो है वो टैक्स काटने के बाद बच रहा है। तो हमको ये भी चीज का ध्यान रखना है। देन स्टॉक मार्केट रिएक्शन मींस हाउ द स्टॉक मार्केट रिएक्ट्स। स्टॉक मार्केट कैसे हमारे अगेंस्ट हो जाता है अगर हमने कम डिविडेंड दिया, अगर हमने कम डिविडेंड दिया
तो मार्केट हमारे अगेंस्ट हो जाएगा। हमको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि मार्केट हमारे अगेंस्ट न जाए, ठीक है। एंड देन एक्सेस टू कैपिटल मार्केट, यानी कि इसमें क्या होता है ना, बड़ी कंपनीज जो हैं अगर वो कम डिविडेंड भी देंगी तो स्टॉक मार्केट उनके अगेंस्ट नहीं जाएगा। यानी एच और आई पॉइंट है ना, साथ ही एक साथ ही बता रहा हूं मैं कि अगर कंपनी बड़ी है तो स्टॉक मार्केट उनके लिए नेगेटिव कभी नहीं होगा, क्योंकि वो हमेशा है ना मार्केट से पैसा लेके आराम से अपने कंपनी को चला सकते हैं, तो उनपे कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं आएगा। उनको ज्यादा रिटेन अर्निंग रखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो डिविडेंड फिर भी ज्यादा दे सकते हैं और कभी कम भी दिया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एंड देन लीगल कंस्ट्रेंट्स, कभी कभी कंपनी में क्या होता है, कुछ ऐसे नॉर्म्स होते हैं जिसके कारण वो कोई काम कर नहीं पाते। लाइक मान लो कंपनी ने कोई फ्रॉड कर दिया, कंपनी के ऊपर एक एलिगेशन लगाया कि उन्होंने फ्रॉड किया है, तो हो सकता है उनके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन लग जाए। लीगली उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा देंगे कि यू आर नॉट अलाउड, समझ रहे हो आप, यू आर नॉट अलाउड टू पे डिविडेंड्स, तो यहां आकर के वो लीगल कंस्ट्रेंट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। एंड देन कॉन्ट्रैक्चुअल कंस्ट्रेंट्स, कभी कभी क्या होता है ना, जो लोग कंपनी में लोन देते हैं यानी कंपनी के क्रेडिटर्स, वो कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा लिख देते हैं कि कंपनी डिविडेंड नहीं दे पाएगी या वो लिमिट कर देते हैं। तो दीज आर सम ऑफ द कंस्ट्रेंट्स रिगार्डिंग द डिविडेंड्स, यानी कोई आउटसाइडर, कोई थर्ड पार्टी, हमारा क्रेडिटर हमारे ऊपर एक कंस्ट्रेंट लगा रहा है। तो ये सारे पॉइंट्स हो गए, ये हो गया फाइनेंशियल डिसीजंस। अब आगे आएगा फाइनेंशियल प्लानिंग जो हम कल देखेंगे। इन सारे पॉइंट्स को अच्छे से रीड करना, और वैसे इनमें से क्वेश्चन आते नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक। क्वेश्चन आता है तो या तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन वाले में से जो ऑब्जेक्टिव है वो, या फिर फाइनेंशियल प्लानिंग में से आएगा क्वेश्चन जो हम कल पढ़ेंगे, और फिर उसका अगला आगे के जो पॉइंट्स मतलब अब इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट होगा चैप्टर का। तो कल वाली क्लास थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। आज जो हमने पढ़ा थोड़ा फास्ट भी बताया, लेकिन वो पूछते नहीं है, ठीक है। आगे के जो है उनमें से क्वेश्चंस ज्यादा बनते हैं, ठीक है। तो दर्शन मैं रिकॉर्डिंग तो यहाँ बंद कर देता हूँ।